प्यारे बच्चों, आज हम इस्लाम का उदय और भारत में उसके आगमन के बारे में जानेंगे। इस पाठ में पहले हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोगों ने क्या सीखा और उन लोगों ने हमसे क्या सीखा, इसका भी वर्णन है। बच्चों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जी थे, जिन्हें हम पैगंबर साहब भी कहते हैं। आपका जन्म 570 में मक्का नामक शहर में हुआ था। हजरत साहब के जन्म के समय में अरब में बहुत कुप्रथाएं प्रचलित थीं। पैगंबर साहब ने उनको प्रथाओं को दूर करने का काम किया। अरब समाज कबीलों में बटा हुआ था और वो आपस में लड़ता रहता था। पैगंबर साहब ने उनमें आपसी भाईचारा, सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी, नंबर 1 कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। नंबर 2 नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। नंबर 3 रमजान के पवित्र महीने में रोजा यानी कि व्रत रखना। नंबर 4 ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 2.5% गरीबों को सहायता के लिए देना। और नंबर 5 हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। बच्चों, इस प्रकार आपने इस्लाम धर्म के संस्थापक और उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना। अब हम यह देखेंगे कि इस्लाम धर्म 1000 सन में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था और उसका प्रचार कहाँ कहाँ हुआ था। हाँ बच्चों, एक बात और बतानी थी आपको कि मोहम्मद साहब की बातों का विरोध भी बहुत हुआ। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 में मदीना जाना पड़ा। इसको बच्चों हम पता है हिजरत कहते हैं। और तभी से हिजरी संवत शुरू हुआ। बच्चों, आप यह नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा हमको बताता है कि सन 1000 में इस्लाम धर्म कहाँ पर फैला था। जो ग्रे कलर वाला रंग दिखाई दे रहा है वह इस्लाम धर्म का प्रचार दिखाता है। नक्शे में देखिएगा कि तुर्किस्तान, खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान, सिंध, मदीना, मक्का, अरब और स्पेन का कुछ भाग इस्लाम धर्म के प्रचार के क्षेत्र में था। बच्चों, हम देखेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। बच्चों, ये चित्र में क्या देख रहे हैं आप? बच्चों, चित्र में देख रहे हैं कि अरब व्यापारी जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले थे वे भारत में आए और धीरे धीरे उनकी बस्तियां यहाँ बसने लगी और उन्होंने अपनी रस्मों को बनाए रखा। और प्यारे बच्चों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करा और उस पर अधिकार कर लिया तो उसके साथ अरब के लोग भी सिंध और मुल्तान में बस गए। तब इस प्रकार भी इस्लाम धर्म का परिचय हुआ। भारत के उत्तरी हिस्से में ईरानी शरणार्थी आए और इनके कारण ही इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। 1190 में तुर्क लोगों ने भारत में राज्य स्थापित किया तो उससे भी प्रचार प्रसार हुआ। और बच्चों, 1100 से 1500 के बीच में सूफी संत जैसे ख्वाजा के अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया भारत आए। बच्चों, पता है इस प्रकार मिलने जुलने के कई फायदे थे, क्योंकि उनसे हमने सीखा कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, पजामा, कुर्ता, सलवार, कमीज। और बच्चों, अब तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, हमने सीखा हलवा, कचौड़ी, समोसा। वाह वाह वाह। अब आप ये कहोगे कि भाई हमसे क्या सीखा उन्होंने? तो बच्चों, उन्होंने हमसे क्या सीखा पता है? भारत से संख्याओं की गणना करना सीखा, ज्योतिष और गणित का ज्ञान हुआ, शतरंज का खेल, संगीत, चिकित्सा शास्त्र उन्होंने हमसे सीखा।
और बच्चों, तुर्की आक्रमण के समय भारत में छोटे छोटे राजा और सामंत राज्य करते थे और उनके बीच में राजनीतिक अव्यवस्था और अनेकता थी। इसका लाभ आक्रमणकारियों ने उठाया। सबसे पहले जो गजनी का तुर्क सुल्तान था, गजनी राज्य का महमूद गजनवी भारत आया। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र के बाद उसकी गजनी की ओर बढ़ने लगी। गजनी राज्य को बढ़ाने में लगी उसकी नज़रें, और फिर उसने भारत पर आक्रमण किया। बच्चों, उसका मुख्य उद्देश्य धन इकट्ठा करना था। वह भारत पर राज्य करना नहीं चाहता था। उसने 1000 से 1025 सन तक 17 बार राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया और धन को लूटा। प्यारे बच्चों, 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण प्रसिद्ध है। बच्चों, ये आप किसका चित्र देख रहे हैं? यह चित्र चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का है। इसका 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ, तराइन नामक स्थल पर। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया और जान बचाकर भाग गया। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा और 1192 में फिर युद्ध हुआ। बच्चों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया क्योंकि उसके पास घुड़सवार युक्त यानी सेना थी। 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल शुरू हुआ। बच्चों, जरा विचार करते हैं कि तुर्क जीते क्यों। जरा विचार करते हैं ऐसा। पहला, राजपूत राजाओं में एकता बिल्कुल नहीं थी। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। फिर तुर्कों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार थे और वे तुर्की के सैनिक कुशल तीरंदाज थे। भारतीय समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना थी। अब बच्चों, सल्तनत काल की शुरुआत हो गई है। अब अगला जो पार्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। थैंक यू बच्चों।